हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इंडसइंड बैंक की। तो कल उनकी शेयर प्राइस 26% घटते हुए दिखाई दिए हैं, 52 वीक लो के ऊपर जाते हुए दिखाई दिए हैं। और इसका रीज़न क्या है? आरबीआई ने 2023 के अंदर एक डायरेक्टिव दिया था कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को देखो। तो वहां पर निकल के आया कि पिछले 5 से 7 साल से कुछ डिस्क्रिपेंसीज चल रही है डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन के अंदर। मतलब डेटा ढंग से नहीं दिखाया जा रहा है, कहीं न कहीं कैलकुलेशंस में इश्यूज आ रहे हैं। इसकी वजह से जो इनकी नेटवर्थ है वो 2.35% तक इम्पैक्ट हो सकती है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। तभी इतना खतरनाक लेवल का क्रैश हमको देखने को मिल रहा है। बाकी इंडसइंड बैंक के अंदर ना एलआईसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई म्यूचुअल फंड बहुत सारों का एक्सपोजर है। आप इस फोटो के अंदर देखो, आपको समझ में आएगा। 5% के आसपास एलआईसी का लगा हुआ है, आईसीआईसीआई भी 5% के आसपास है, एसबीआई का निफ्टी 50 ईटीएफ जो है वो 4.33% पैसा यहाँ पे लगा के बैठा है। तो अगर आपने इनमें से किसी के अंदर पैसा लगा रखा है ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। ऑल्दो आज मार्केट फ्लैट रही है, मार्केट के बारे में एंड में बात करेंगे, बट अगर आपका कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ से कहीं से निकल के आता है तो इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम सेबी की बात करके चले तो उन्होंने आईआईएफएल कैपिटल को वार्निंग इशू करी है कि आपके ड्यू डिलिजेंस के अंदर प्रॉब्लम है, आप बंदों को ढंग से नहीं देख रहे हो, ढंग से डिस्क्लोजर नहीं ले रहे हो और लोगों को उधार दे रहे हो। कहा जा रहा है अप्रैल 2022 से अप्रैल 2024 के बीच में कुछ चीजें हुई है, जिसके चक्कर में रेगुलेटरी वार्निंग दी गई है। कोई मॉनेटरी पेनल्टी नहीं लगी है, मतलब कोई फाइन वाइन नहीं देना पड़ रहा है, बट एक तरह से वार्निंग दी गई है। आईआईएफएल का कहना है कि भाई हमको कोई बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस सारी की सारी चीजों से। तो भाई नेगेटिव खबरें निकल के आ रही है अगर फाइनेंशियल फ्रंट की हम बात करके चले तो। और इसके साथ में अगर मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चलूं तो डोनाल्ड ट्रम्प की हरकतों से सबको लग रहा है कि रिसेशन आ सकता है और उसके चक्कर में मार्केट में बहुत सारा भूचाल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली बोला है कि यूएस रिसेशन में आ सकता है, मैं इसको रूल आउट नहीं करता हूँ। और इसके चक्कर में सारे इन्वेस्टर्स डर गए और दबा के सेलिंग दिखाई दी है यूएस की मार्केट के अंदर। टेस्ला की शेयर प्राइसेस 15% घटते हुए दिखाई दिए है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन, एनवीडिया, मेटा सब घटता हुआ दिखाई दिया है। पहले तो भाई एक जगह पे वो टैरिफ लगा रहे हैं, उल्टे सीधे ट्रेड वॉर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर उनकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। उसकी वजह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस के अंदर। फिर वो कह रहे हैं रिसेशन भी आ सकता है। ऑल्दो अगर मैं जेपी मॉर्गन की बात करके चलूं तो उनके हिसाब से 40% चांसेस है रिसेशन आने के यूएस के अंदर। गोल्डमैन सैक्स का कहना है 20% चांसेस है। और सबके सब यही कह रहे हैं ये जो चांसेस बन रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज के चक्कर में बन रहे हैं। तो लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी, बट मुझे लगता है यूएस का इन्फ्लेशन तो खराब होता हुआ दिखाई देगा जिस लेवल पे वो हरकतें कर रहे हैं। बाकी बिटकॉइन की बात करके चले, $80,000 से नीचे पहुंच गया उसका प्राइस। डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे ना उस टाइम पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, अब ये डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे उससे पीछे रेट के ऊपर पहुंच गया है। मतलब कोई ग्रोथ नहीं आई है डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बावजूद भी, जहां पर उन्होंने सपोर्ट किया है सरेआम बिटकॉइन को। उन्होंने बोला है कि हम यूएस को बिटकॉइन की कैपिटल हब बनाना चाहते हैं। इसके साथ में एलॉन मस्क भी लपेटे में फंसते हुए दिखाई दिए है। अभी तो उनकी कंपनी के शेयर प्राइस 15% के आसपास घटे एक ही दिन के अंदर। 2025 के अंदर $132 बिलियन की नेटवर्थ लूज करी है उन्होंने। आप देखो एक बार चार्ट के अंदर भाई क्या चल रहा है यहाँ पे हमको जो पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं ना, वो एक तो वॉरेन बफेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास में कैपिटल पड़ा है, उनको पता है मार्केट क्रैश करनी है, तो उसके चक्कर में पैसा रोक के बैठे हैं। इस साल के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वालों में से अगर देखा जाए टॉप लिस्ट वाले बंदों के अंदर, तो वॉरेन बफेट ही यहाँ पर निकल के आते हैं। बिल गेट्स भी पॉजिटिव के अंदर है, ब्रेनर्ड आर्नल्ड भी पॉजिटिव के अंदर है और मार्क जकरबर्ग भी पॉजिटिव के अंदर है। तो देखो कहानी कहाँ जाती है। बाकी मंडे को ट्विटर का सर्वर डाउन था, चल नहीं रहा था। मुझे याद है एक फाउंडर आए हुए थे मेरे पास में, उनको चला के दिखा रहा था, चला नहीं। मेरे को लगा मेरे कुछ बग होगा, मेरा इंटरनेट में दिक्कत होगी, पर फिर बाद में जब पता लगा 5 से 8 घंटे के लिए एक्स का सर्वर खराब था। अब एलॉन मस्क का ऐसा कहना है स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मतलब कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट जान करके एक्स को गिराने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने बोला है अगर आईपी को ट्रेस बैक करते हैं तो यूक्रेन रीजन से निकल के आ रहा है, बट कोई हमको कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई डीडोस अटैक ना नॉर्मल बंदे भी कर सकते हैं, एक छोटी टीम भी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कोई स्टेट लेवल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। बाकी एलॉन मस्क फालतू की शोर शराबे मचा रहे हैं कि भाई स्टेट लेवल काम चल रहा है। हाँ, हो सकता है कि किसी ने भड़ास निकाली हो, बट डीडोस उतना मुश्किल भी नहीं है। मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो मुश्किल है, बट
उतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर कोई ग्रुप करना चाहे तो नहीं कर पाए। अगर हम गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो यूपीआई के ऊपर चार्जेस लगाने की बात कर रही है। ये पहले भी हुआ करते थे, पहले 1% चार्ज लगता था हम जैसे लोगों के ऊपर नहीं, मर्चेंट्स के ऊपर। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। उन्होंने बोला कि भाई एक तरह का सब्सिडी मान के चलो, चलते रहने दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंपनीज थी उनको गवर्नमेंट सब्सिडी दी थी यूपीआई की, तो कंपनीज का यूपीआई वाला बिजनेस चलता था। सब्सिडी के चक्कर में उनका यूजर बेस भी बढ़ता रहता था, फंडिंग तो मिली हुई थी, तो कोई एज एंड कोई बड़ी टेंशन नहीं आ रही थी। बट अब बैंक्स वाले कह रहे हैं कि भाई लगाओ यार, ये चार्जेस लगाओ, वरना हमारा बिजनेस चल नहीं पाएगा। क्योंकि देखो, यूपीआई की वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है। मैंने तो इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम से सैलरी अभी यूपीआई से देनी शुरू कर दी है भाई। मल्टीपल डेज में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस कन्वीनियंट यूपीआई जिंदाबाद। मैं तो कहता हूँ डेली लिमिट ऑफ यूपीआई भी बढ़ा दी जाए। हाँ, थोड़े से रेगुलेशन ला दो कि भाई जिसको बढ़वानी है सिर्फ वही बढ़वा सके, हर एक बंदे का ना बढ़ाया जाए। आपको स्पेशली बैंक को कह के या किसी को कह के बढ़वानी पड़े। अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात मान के चले तो उनका कहना है कि जो बड़े मर्चेंट्स है ना, मतलब जो 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर कर रहे हैं, जो कि जीएसटी वाले नॉर्म के अंदर भी आते हैं, वो पहले से ही वीजा मास्टर कार्ड की डिवाइसेस लेके बैठे हैं और वो पहले से ही जो स्वाइप होता है उसके ऊपर चार्जेस देते हैं। 2-2% तक वो लोग पैसा देते हैं, तो उनको यूपीआई और रुपए के ऊपर पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ईमानदारी से बताना है आप कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि पता क्या है, ऊपर ऊपर की बातें अलग होती है पर मार्केट रियलिटी कुछ और होती है ना। अगर आप दुकानदार के पास जाओगे ना, यूपीआई से पेमेंट करोगे ना आज के टाइम पे, तो वो कहेगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। आप उसको कैश दे दो, कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपका वो कार्ड स्वाइप करूंगा, वो कहेगा भाई 1-2% एक्स्ट्रा लगेगा जी। चाहे वो आपको पक्के का बिल दे रहा हो, जीएसटी का बिल दे रहा हो, पर वो आपसे 1-2% एक्स्ट्रा लेगा। क्या आपने एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि मैकडॉनल्ड्स में जा रहा हूँ वहाँ कार्ड स्वाइप नहीं कर सकते आप, या कोई बड़ा स्टैब्लिश ब्रांड है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बट अगर आप लोकल अच्छे खासे ब्रांड्स की बात करके चलोगे तो वहाँ पे कार्ड पे पैसे लेते हैं। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो ईवी के ऊपर 6% टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने सारी गाड़ियों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। सीएनजी 4 व्हीलर के ऊपर 1% बढ़ाया गया है, जो करंटली 7 से 9% है, अब वो 1% बढ़ जाएगा। और जो 30 लाख से ऊपर की गाड़ी है उसके ऊपर 6% टैक्स लगेगा। तो कहीं ना कहीं 30 लाख से नीचे गाड़ी लाने की प्लान करेंगे सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स। साथ में जो कंस्ट्रक्शन वाली और लाइट गुड व्हीकल्स होते हैं उसके ऊपर 7% टैक्स की बात करी जा रही है। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट ईवी मार्केट है इंडिया के अंदर। उसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है, और मुझे लगता है ये साइज के चक्कर में, पॉपुलेशन के चक्कर में। बाकी डायबिटीज की मेडिसिन जो है वो सस्ती होने वाली है, 90% प्राइजेस कट होने वाले हैं। रीजन क्या है, जितने भी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो सब के सब अब जेनरिक रूट लेने वाले हैं, क्योंकि पेटेंट था जो कि कल एक्सपायर हो गया है। तो आज से सारे के सारे ब्रांड ओपन हो गए हैं शुगर की दवाइयां बेचने के लिए। कहा जा रहा है मैनकाइंड फार्मा 6 रुपए में पर टैबलेट लाने का प्लान कर रही है। 60 रुपए के आसपास का प्राइस था, मतलब 6 रुपए में ले आएंगे। बहुत बढ़िया चीज है। बाकी कंपनी कुछ 9 की कोशिश कर रही है, कुछ 14 रुपए की कोशिश कर रही है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को फायदा होगा इसकी वजह से। डेटा के हिसाब से इंडिया के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज पेशेंट है, और बहुत सारे लोग अपनी जेब से दवाइयां ववाइयां लेते हैं, क्योंकि मेडिक्लेम में तो चलता नहीं है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा बचेगा। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी लाहौरी जीरा की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 22.5 करोड़ के ऊपर पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। आप चार्ट को देखो भाई, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, बट उस तेजी से नहीं बढ़े, और प्रॉफिट भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिलायंस उसको खरीद लेगा, बाकी तो टाइम बताएगा। बट पता नहीं, कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है ये 1 रुपए कमाने के लिए 89 पैसा खर्च करते हैं, जिस दुनिया के अंदर सारी की सारी कंपनियां लॉस कर रही है। इनके प्रोडक्ट की अच्छी खासियत ये है कि उसमें अभी तक मिलावट नहीं आई है, और फ्लेवर एकदम डिस्टिंक्टिव है। तो इस चक्कर में आपको गैस वाला माल मिलता है। क्योंकि मैंने तो पर्सनली नोटिस किया है यार, अगर आप पेप्सी को कुछ भी लेने के लिए जाते हो, वो गैस नहीं रहती। मतलब उसको पीते हो तो पहले बचपन जब मैं पीता था, गड़गड़ा के पीता था, नाक से निकल जाती थी, इतनी गैस होती थी। पर आज तो ऐसा लगता है गैस ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं मेरा तो ऐसा मानना है कि वो नकली कोल्ड ड्रिंक आ रही है, मीठा पानी आ रहा है। बाकी ग्रो की बात करके चले तो उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट ब्रांड डब्ल्यू निकाला है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देगा, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी होगा, 15 मिलियन एफिलिएंट यूजर्स के साथ में मिलकर ऐसा काम करेंगे। बढ़िया चीज है भाई, एक और नया कैटेगरी ऑफ बिजनेस बनेगा, और यहाँ पर ना एक्चुअली अच्छी मैनेजमेंट फीस ली जा सकती है। जिनको नहीं पता, देखो एक तरीका होता है हमारा म्यूचुअल फंड लेने का, कि हम क्या करते हैं, कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं ग्रो टाइप्स की, और वहां से म्यूचुअल फंड ले लेते हैं।
ऐप वाला हमसे कोई पैसा नहीं ले रहा, जो हम म्यूचुअल फंड ले रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं वो म्यूचुअल फंड के, और मान के चलो बिलो 0.5% होते हैं। मतलब किसी में 10 पैसा होता है, किसी में 20 पैसा होता है, किसी में 30 पैसा, और कईयों में 6 पैसे तक होता है। और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली कंपनीज होती है ना, ये 2-2% तक चार्ज करती है। मतलब पहली बात, नॉर्मल लोग नहीं लगा रहे जिनके कम कम पैसे होते हैं। मतलब यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जिनके पास में 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ पड़े पार्क करने के लिए, वो इनको दे देंगे। अब उसमें 2% एक बड़ा अमाउंट होता है। उसके बाद भी इसमें कई कंपनीज कैप लगाती है कि भाई अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो वो आपका है। अबव 15% जितना आएगा उसके अंदर फिर हमारा कुछ कट होगा। तो ग्रो ने जो प्रॉफिट कमाया है ना मैनेजमेंट वाली सर्विस से, बहुत खतरनाक पैसा कमा पाएगी। यहाँ पे नाम तो कमा ही लिया है, अब पैसा कमाने की बारी है। बाकी ज़ेप्टो की बात करके चले तो वो अपनी डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। रीजन भाई आईपीओ निकालना है। आईपीओ के लिए आपको बाहर के इन्वेस्टर्स तो नहीं चाहिए, इंडिया के इन्वेस्टर्स चाहिए। इस चक्कर में वो कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है फाउंडर्स 100 से 150 मिलियन डॉलर डेट की फॉर्म में रेस करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से खरीद पाए शेयर्स को। साथ में एक इंडियन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाने का प्लान है, जहां पर ये ओवरसीज शेयर होल्डिंग है ना उसको ट्रांसफर कर देंगे। भाई स्मार्ट है। बाकी देखो कैसा आईपीओ निकालते हैं, कैसा निकलता है, किस किस का कटता है। बाकी ओपन एआई वालों ने $12 बिलियन की डील साइन कर ली है कोर वीव वालों के साथ में। ये लोग हैवी जीपीयू क्लाउड प्रोवाइडर है। ये जो डील साइन करी गई है $12 बिलियन के आसपास की, 5 साल की होने वाली, जहां पर उनको जीपीयू प्रोवाइड करे जाएंगे। कोर वीव अपना आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं, और उनका जो 62% जो बिजनेस आया 2024 के अंदर रेवेन्यू टर्म्स में, वो माइक्रोसॉफ्ट से आया था। तो अब ओपन एआई भी अगर उनके साथ जुड़ेगा तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 32 डेटा सेंटर है इनके पास में, 2.5 लाख से ज्यादा एनवीडिया के जीपीयूज है इनके पास में, और अभी जो लेटेस्ट ब्लैकवेल वाला जो जीपीयू आया है वो भी इनके पास में है। बाकी एप्पल की बात करके चले तो वो एक मेजर सॉफ्टवेयर चेंज करने का प्लान कर रहे हैं आईफोन, आईपैड, मैक के अंदर। लेट्स सी कैसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी एडवांटेज खोता हुआ दिखाई दे रहा है एप्पल। और अगर ऐसा ही चलता रहा, हो सकता है एप्पल थोड़ा पीछे रह जाए, क्योंकि जो एआई वाली दुनिया चल रही है एप्पल उसके अंदर compete नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर हम प्रोसेसिंग पावर, जीपीयू पावर की बात करके चले तो एप्पल हमेशा 1 साल आगे चलता था स्नैपड्रैगन एंड्रॉइड वालों से। पर अभी हम देख रहे हैं नेक टू नेक चल रहा है। कभी और बेंचमार्क में तो हमको दिखता है स्नैपड्रैगन वाले आगे भी निकल गए हैं। तो चिप के अंदर वो पीछे रह गए हैं। जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन था, अब वो एक स्टैंड आउट प्रोपोजिशन नहीं रह गया। पहले होता था इनका इकोसिस्टम है, भाई इससे कनेक्ट कर लो, उससे कनेक्ट कर लो। बट अब कनेक्शन के और भी तरीके आ गए ना। हमारे घर में टीवी भी है, अगर एंड्रॉइड टीवी है और हमारे पास में एंड्रॉइड फोन है तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। आईओएस के अंदर हम साइड लोड भी नहीं कर सकते हैं। आईओएस के अंदर बहुत सारे अलग अलग झोल भी है। पहले वो एक क्लोज सिस्टम होता था कि वहां पे कहते थे कि भाई जो हमारा डेटा है वो सिक्योर रहेगा, चाहे एफबीआई वाले भी आ जाए। बट अभी हम किसी किसी कंट्रीज में देख रहे हैं कि भाई वो अपना सिक्योरिटी को नीचे कर रहे हैं उन कंट्रीज के लिए। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर रिसेंटली हमने न्यूज कवर करी थी कि अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा सा नीचे लेके जा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट एक्सेस ले पाए। तो आप सिक्योरिटी में पीछे हो गए हो। एप्पल हमेशा से एडॉप्शन किसी भी चीज का लेट करता था, जैसे स्क्रीन का हार्डवेयर हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी होगी, हमेशा एप्पल लेट आता था। बट अभी एआई चल रहा है, अब एप्पल इसके अंदर लेट कर रहा है। और ये ना हो कि जब तक वो कुछ करने की कोशिश करे लोग आगे निकल जाए, क्योंकि एआई ना सीखता है खुद से कि जितने लोग यूज करेगी उतनी तेजी से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ओपन एआई की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन है जो उन्होंने स्टार्टिंग में फ्री में एडॉप्शन करवाया ना लोगों से, उससे वो बहुत ज्यादा सीखे और बहुत तेजी से आगे ग्रो हुए। तो एप्पल वालों को कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा भाई, अगर कुछ करना चाहते हैं तो। खाली यूआई चेंज करने से कुछ नहीं होगा। मेरे हिसाब से जो इनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको थोड़ा जल्दी रिलीज करना चाहिए। एप्पल के पास बहुत पैसा आता है, बहुत प्रॉफिट आता है, तो उसको इन्वेस्ट करो, किसी कंपनी को खरीदो, कुछ तो करो ताकि कुछ अलग कर पाओ। इस साल में हम एजेंट्स देखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अभी कुछ एजेंट्स तो लॉन्च हो गए हैं जिन्होंने कुछ कुछ सैस कंपनीज के बिजनेस को खतरे में डाल दिया है। बट मान के चलो इसी साल हम फोन के अंदर भी एजेंट्स देखेंगे, और फोन के अंदर जब एजेंटिक वर्कफ्लो आएगा ना, बिजनेस खराब हो जाएगा। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको फ्लैट दिखाई दी है। स्टार्टिंग में मेरे को डर था कि भाई मार्केट खतरनाक क्रैश करेगी, क्योंकि यूएस मार्केट का बैंड बजा पड़ा था। फिर उसके बाद यूएस मार्केट का इंपैक्ट कहीं ना कहीं निफ्टी इंडेक्स पे दिखाई दिया। निफ्टी बैंक थोड़ा सा खराब दिखाई दिया। रीजन वही था जो इंडसइंड बैंक वाला सीन हुआ है, वहां पे शेयर प्राइस घटने थे तो इंडेक्स भी घटता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। ओवरऑल अच्छी बात यह है डॉलर इंडेक्स घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया फिर एक बेटर डील होती हुई दिखाई देगी। वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी मार्केट सिचुएशन सही नहीं है। इस टाइम पे सबके सब लोग ना होल्ड करने का मन करते हैं कि भाई अगर कैपिटल पड़ी है पड़े रहने दो, इट्स बेटर। जब अच्छा खासा करेक्शन आ जाएगा मार्केट में फिर इन्वेस्ट कर देंगे लमसम। हम वॉरेन बफेट को देख ही रहे हैं ना, इतना पैसा लेके बैठे हैं। उनसे ज्यादा तो शायद दुनिया में किसी को नहीं पता होगा ना कि क्या होता क्या नहीं होता। वो कैपिटल तभी लेके
के बैठे हैं भाई अभी करेक्शन आएगा, मैं सारा पैसा डालूंगा और अच्छा खासा रिटर्न कमाऊंगा। बाकी ओवरऑल आप मार्केट का हाल देख लो कैसा देखने को मिला है, कौन बढ़ा ऊपर कौन गया नीचे। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।